तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। और वो है प्रजनन स्वास्थ्य। अब ये सुनने में भले ही एक भारी भरकम मेडिकल टर्म लगे, पर असल में ये हमारी पूरी जिंदगी का, हमारी सेहत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए, आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले, आखिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ या प्रजनन स्वास्थ्य है क्या? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसके एक बहुत ही, हम कह सकते हैं, पूरी परिभाषा देता है। वो कहते हैं कि इसका मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से ठीक होना नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक पूरी टोटल वेलबींग की बात है। मतलब आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हों ही, साथ में भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक हर तरह से आप स्वस्थ हों, तब जाकर उसे पूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य कहा जाएगा। अच्छा, तो परिभाषा तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये उठता है कि ये टॉपिक इतना बड़ा क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है कि इसे एक नेशनल प्रायोरिटी, एक राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा दिया गया है। इसका जवाब हमें हमारे समाज की कुछ बहुत बड़ी चुनौतियों में मिलता है। और इन चुनौतियों में सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है तेजी से बढ़ती हुई आबादी। जरा देखते हैं कि इस एक चैलेंज ने हमारे देश पर, हमारे संसाधनों पर कितना गहरा असर डाला है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। सोचिए, साल 1900 में पूरी दुनिया की आबादी थी करीब 2 अरब। ठीक है, फिर सिर्फ 100 साल में, साल 2000 तक ये आबादी 3 गुना होके 6 अरब हो गई। और उसके बाद तो रफ्तार और भी तेज हो गई। सिर्फ 11 साल में, 2011 तक हम 7.2 अरब को पार कर गए। मतलब आप समझ रहे हैं ये ग्रोथ कितनी जबरदस्त रही है। और ऐसा ही कुछ, या कहूं कि इससे भी तेज ग्रोथ हमने भारत में देखी। जब देश आज़ाद हुआ तब हमारी आबादी थी लगभग 35 करोड़, और 2011 तक ये आंकड़ा 1.2 अरब यानी 120 करोड़ को भी पार कर गया। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आबादी का सीधा मतलब था हमारे देश के हर संसाधन पर जबरदस्त प्रेशर। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। भारत ने इस चैलेंज को बहुत पहले ही पहचान लिया था। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर भारत दुनिया के उन गिने चुने पहले देशों में से एक था जिसने 1951 में, जी हां, 1951 में ही नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन प्रोग्राम की शुरुआत कर दी थी। तो ये तो हो गई देश के लेवल की बात, एक बड़े पर्सपेक्टिव की बात। लेकिन अब आते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। मतलब एक व्यक्ति या एक कपल के पास जन्म को कंट्रोल करने के, यानी बर्थ कंट्रोल के क्या-क्या तरीके उपलब्ध हैं। देखिए, बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को हम कई अलग-अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कुछ होते हैं नेचुरल या ट्रेडिशनल तरीके। फिर आते हैं बैरियर मेथड्स, आईयूडीज हैं, ओरल पिल्स यानी गोलियां हैं, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स भी हैं। और आखिर में आते हैं सर्जिकल तरीके। तो चलिए, इनमें से कुछ जो सबसे कॉमन है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैरियर मेथड्स की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका काम है एक बैरियर यानी एक रुकावट पैदा करना। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। किसी भी तरह ओवम यानी अंडाणु और स्पर्म यानी शुक्राणु को फिजिकली मिलने से रोक देना। और इसका सबसे कॉमन और जाना माना एग्जाम्पल है कॉन्डम। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं रोकता, बल्कि ये आपको एसटीआईज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से भी प्रोटेक्शन देता है। तो ये एक तरह से डबल प्रोटेक्शन है। अच्छा, बर्थ कंट्रोल का एक और बहुत ही इफेक्टिव और पॉपुलर तरीका है आईयूडीज। इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। जैसा कि नाम में ही है, इसे डॉक्टर या कोई ट्रेन्ड मेडिकल एक्सपर्ट यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैं। मतलब एक बार लगवा लिया तो कई साल तक असरदार रहते हैं। एक तरफ है कॉपर टी, जो एक तरह का आईयूडी है, और दूसरी तरफ है इम्प्लांट, जिसे बांह में स्किन के ठीक नीचे डाला जाता है। तो जो लोग रोज रोज की झंझट से बचना चाहते हैं और कुछ सालों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, यानी गर्भ निरोधक गोलियों की। इसमें भी वैरायटी है। एक तो होती हैं डेली पिल्स, मतलब जिन्हें रोज लेना पड़ता है। लेकिन एक और बहुत ही खास गोली है सहेली, जो भारत में ही डेवलप हुई है। इसकी खासियत क्या है? ये एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है। मतलब ये दूसरी गोलियों की तरह हार्मोन्स पर काम नहीं करती। और इसी वजह से पहली बात तो इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना पड़ता है, और दूसरी बात, इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी कम माने जाते हैं।
और फिर आते हैं सर्जिकल मेथड्स पर, जिन्हें हम स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी भी कहते हैं। ये एक तरह का टर्मिनल मेथड है, मतलब ये उन कपल्स के लिए है जिनका परिवार पूरा हो चुका है और वो आगे बच्चे नहीं चाहते। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। महिलाओं में इस सर्जरी को कहते हैं ट्यूबेक्टमी। इसमें क्या करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब्स को या तो काट कर बांध दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है। इसका नतीजा अंडाणु और शुक्राणु का रास्ता ही बंद हो जाता है, वो मिल ही नहीं पाते। और पुरुषों के लिए जो सर्जिकल मेथड है उसे वेसेक्टोमी कहा जाता है। इसमें स्पर्म ले जाने वाली जो ट्यूब होती है, वास डिफरेंस, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। ये दोनों ही तरीके, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये परमानेंट है। इनकी रिवर्सिबिलिटी, मतलब इन्हें वापस से ठीक करने की गुंजाइश, बहुत ही कम होती है। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे मेडिकल ऑप्शंस की बात करते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। ये ऐसे फैसले होते हैं जिन्हें सिर्फ हेल्थ के नज़रिए से नहीं बल्कि कानून के दायरे में भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये वाकई बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन यानी 4.5 से 5 करोड़ MTPs किए जाते हैं। MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे आम भाषा में अबॉर्शन या गर्भपात भी कहते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा ग्लोबल हेल्थ इश्यू है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ MTP को 1971 में कुछ बहुत ही सख्त शर्तों के साथ लीगलाइज किया गया था। बाद में 2017 में कानून में कुछ बदलाव भी हुए। तो आज के कानून के मुताबिक कुछ खास वजहों के आधार पर ही अबॉर्शन की इजाज़त है, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी की वजह से गर्भवती महिला की जान को खतरा हो या फिर होने वाले बच्चे में कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक बीमारी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क हो। इसमें भी समय सीमा है। अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से कम की है तो एक डॉक्टर की राय चाहिए होती है, और अगर 12 से 24 हफ्ते के बीच है तो 2 डॉक्टरों की राय ज़रूरी होती है। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बर्थ कंट्रोल या प्रेगनेंसी तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत बहुत ज़रूरी पहलू है, खुद को STIs से बचाना, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से सुरक्षित रहना। कुछ कॉमन STIs में आते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और सबसे खतरनाक HIV, जिससे एड्स होता है। इन सभी के बारे में सही और पूरी जानकारी होना और इनसे बचने के तरीके जानना, ये दोनों ही चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे ज़रूरी पॉइंट, सबसे ज़रूरी टेक अवे क्या है? वो ये एक लाइन है जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। आप कोई भी बर्थ कंट्रोल का तरीका चुनें, कोई भी, उसे इस्तेमाल करने का फैसला हमेशा किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। इंटरनेट पर पढ़कर या किसी से सुनकर नहीं, डॉक्टर से सलाह लेना ही पहला और सबसे सही कदम है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। सवाल ये है कि हम सब मिलकर एजुकेशन और अवेयरनेस को कैसे और बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारे समाज में हर एक इंसान अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सही जानकारी के आधार पर एक सुरक्षित और स्वस्थ फैसला ले सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।